अबसार आलम साहब सीनियर और मोतबर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के भी सहाफ़ी अगर कुछ छेड़ाछाड़ी कर रहे होते हैं, कुछ खबर में आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो अबसार साहब बड़े इस पर भी बड़े नाराज होते हैं। और जब वहां पर अबसार साहब इस तरह की चीजें हो रही हैं भारत में, अब अर्नब गोस्वामी की हम बात कर लेते हैं सिर्फ, वो बाकायदा उनको समझा जाता है, जो मोदी है और जो गोदी मीडिया है उनका बाकायदा तौर पर तर्जुमान समझा जाता है अर्नब गोस्वामी को। इस वक्त वो न्यूज में वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो मोदी अपनी सियासत में करते हैं। वो भी इस मुआहदे के ऊपर बड़े इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैं दिखा भी नहीं सकती वो किस तरह का गुस्सा कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग सर कबूल करेंगे जो अमन की कोशिशें हो रही हैं? और आज हम जो खुश हो रहे हैं वो दो चीजों पर हो रहे हैं, एक जिंदगी रवा दवा होने जा रही है, दोबारा अमन की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा हमने फतह हासिल की है। लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी जैसे लोग कबूल करेंगे अमन को सर? देखिए, एक तो ये आपने जो कहा है ना कि पाकिस्तान के मीडिया को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, तो ज़ाहिर अपने हैं और हमें कौम के तौर पे जो हमारा इम्प्रेशन बाहर बनता है, हमारे मीडिया के ज़रिए बनता है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अपनी ज़ुबान डिसेंट रखें, फैक्ट चेक करें, ट्रूथ बोलेंगे, तो हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, अच्छी गुडविल बनेगी, पाकिस्तान की बनेगी उससे। लेकिन इंडिया का मीडिया ये नहीं सोच रहा, और मैं आपके इस बात पे सख्त ऑब्जेक्शन करता हूँ कि आपने पाकिस्तानी मीडिया को कंपेयर किया है इंडियन मीडिया से। उसमें से भी अर्नब गोस्वामी का जिक्र आपने किया है। मतलब ये तो इस सारी ट्रांसमिशन को, हमारी आज खुशी का दिन है। मैं तलत से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले वहाँ आपके स्टूडियो में ही, तो मैं कह रहा था कि हमारी ज़िंदगी में पहली बार ये इतना बड़ा खुशी का लम्हा आया है। हम सारी उम्र गुजर गई ये सोचते कि पाकिस्तान कभी इस तरह इंडिया के ऊपर हमें एडवांटेज मिलेगा। बराबरी तो ख्वाहिश थी, लेकिन ये एडवांटेज का तो ख्वाब ही नहीं था। तो हम इस खुशी के मौके पे ऐसे गंदे लोगों का जिक्र करके, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो पैसे कमाने, ये वो लोग हैं जो भिखारी अपनी लफ्ज़ वापस लेती हूँ। तो चले, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे एहतजाज पे अल्फाज वापस ले लिए। तो ये तो फ्रॉडियन किस्म के लोग हैं, मुनाफिक हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। मुझे तो रहम आता है इंडिया के लोगों पर कि उनकी मुंतखब की आदत इस तरह की है, जो गंवार है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो शिज़ोफ्रेनिक है, और जिसको अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उन करोड़ों, बल्कि अरब, 1 अरब तो नौजवान होंगे इंडिया में जिनकी उम्रें 15 साल से लेकर 30 साल के दरमियान होंगी, उनकी ज़िंदगियों का कोई ख्याल नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का तकरीबन 2 अरब आबादी बनती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका मिला के। इस शख्स को, मोदी को, इनका कोई ख्याल नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में पहुंचा हुआ है। 75 साल उसकी उम्र हो गई है। बीजेपी में एक रवायत है कि वो 75 साल की उम्र में अपने सियासतदान को रिटायर कर देते हैं। तो रिटायरमेंट की एज पे पहुंच के इतना उसने इस फसाद फैला दिया है इस खित्ते में मोदी ने, और इस तरह के गंदे मीडिया के किरदार जो हैं, उन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, उनके जज्बात भड़का दिए, और ताकि वो इस रास्ते पे चल सकें जिसमें सिर्फ तबाही है सबके लिए। और देखें, हमने जो मैंने आपको कल भी शायद फिगर बताया था, $83 बिलियन तो वो स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में उनके ज़ाया हो गए हैं। और अभी जो 2 दिनों में, अभी आज सिर्फ उनका S-400 जो हमने तबाह किया $1.5 बिलियन का है। $1.5 बिलियन के आप सोचें कितने टॉयलेट बन सकते थे इंडिया में उन लोगों के लिए जो सुबह बाहर निकले हैं इस काम के लिए, ऊपर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो ये जो है ना सोच इस तरह की कि गुर्बत में लोगों को रखें, उनके काम ना, उनके लिए जिंदगी की सहूलतें पैदा ना करें, लेकिन एक जंगजू माहौल बनाए रखें ताकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई परिणाम समझूं। तो ये बड़ी ज्यादती है इंडिया के साथ, इंडिया के लोगों के साथ ज्यादती है। मुझे उन पे तरस आता है। लेकिन हमने बता दिया गंदे किरदारों का तो जिक्र नहीं करना चाहिए। जी, हमने बता दिया कि आपकी जो ख्वाहिश है खत्ते का सरदार अपने तई बनने की, तो पाकिस्तान के सामने तो आप ऐसी कोई जुर्रत कर नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी तफसील के साथ हमने कुछ ही घंटों में बता दिया। अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, आजिज़ी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ताकि हमारे अंदर ये तकब्बुर ना आए जो इंडिया में आया हुआ था। जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप सर। इसीलिए हम बारहा अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा भी कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे ये सीनियर रहनुमा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत शुक्र डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक मुबारक लम्हा है जो फतह हमें नसीब हुई है। आगे किस तरह से देख रहे हैं
पाकिस्तान को अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अपर हैंड पर इस वक्त आ गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अपने केस को स्ट्रांग करने के लिए और भारत जो माजी में करता रहा है उससे रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात बहुत यकीनी और तयशुदा है कि ये एक तारीखी मौका है और एक तारीखी कामयाबी है, जिसका मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को एक अरसे से इंतजार था। जो अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन नसीब किया, हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, जितना सर्वसुजूद हो कम है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जाहिर है कि पूरी कौम को भी मुबारक हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम को, जिस तरह उन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। पेशा वाराना महारत हो, जज्बा ईमानी हो, या जो जिसे कहना चाहिए कि इस्तकामत, और जिस तरह से आज हमें ये कामयाबी हुई है, जिस तरह सुबह से जो इतने दिनों से जो सब्र किया जा रहा था, आज उसका जिस तरह कल मिला है और जिस तरह का जवाब दिया गया कि पूरी दुनिया ने भी महसूस किया कि अब हमें बड़ी यकसोई के साथ इन दोनों ममालिक से बात करके इसे रुकवाना होगा। और पाकिस्तान तो जो है हम का खाना है, उसने तो ऑप्ट ही नहीं किया जंग को कभी। हमारी कौम तो जंग जिताई थी। वो मोदी का वॉर हिस्टेरिया था, इंडिया का था। और मैं तो पहले कहा था 2025 जो है ना, ये इंडिया की तबाही बर्बादी का आगाज है। फारूक साहब जी, मैं आपसे यही सवाल करने लगी थी कि हमेशा ये हुआ है जब भी हम भारत के साथ टेबल पर आए हैं तो भारत अपना 1 पॉइंट एजेंडा रखता है, उसे अपनी 1 पॉइंट पॉलिसी कहता है, दहशतगर्दी की हमेशा बात करता है। लेकिन इस वक्त हम बहैसियत पाकिस्तानी, हमारा इसलिए मैं अपर हैंड कह रही हूँ क्योंकि भारत को राब्ता करना पड़ा अमेरिका से, और फिर अमेरिका ने मीडिएशन की, और फिर उसके बाद हम आज सीज फायर पर पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान को किस तरह से अपने केस को आगे लेकर चलना चाहिए? सर, इंडस वाटर ट्रीटी है, फिर इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी है जो भारत ओरिजिनेट करता है पाकिस्तान में, जिस तरह से हमने जाफर एक्सप्रेस वाला मामला देखा, या इससे पहले कल भी हम बात कर रहे थे डिसइंफो लैब के हवाले से कि कितनी बड़ी तादाद में वो अकाउंट्स आए थे जो भारत ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केसेस और उसके बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद है। किस तरह से लेके आगे बढ़ना चाहिए अब हमें मामले को? अब मैं ये समझता हूँ कि देखिए, आज जो भारत का और जो हिंदुत्व आरएसएस के जो नजरिए को जिस तरीके से उन्होंने हम पर और इस खित्ते पर और पूरे भारत पर मुसल्लत करने की जो एक घिनौनी साजिश की थी कई सालों से, और जो उनका तकब्बुर था, जो उनके थोड़ा सा जो माशी बढ़तरी रही है उसकी बुनियाद पर, तो मैं समझता हूँ कि आज उनका ये सारा जो इलाकाई जो जिसे कहते हैं ना कि उन्हें सबकत चाहिए थी इस इलाके में, और ये पूरे दुनिया के हम के लिए खतरा बने थे। तो मेरे ख्याल में आज उनका ये तकब्बुर जो है ना वो चिकनाचूर हो गया। अच्छा, पाकिस्तान को ये सोचना है कि ये जो मौका मिला है, और पहली मर्तबा पूरी दुनिया ने इंडिया के बयानिए को कतई संजीदगी से नहीं लिया, और पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पर पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी में है, जो हमारी आर्म फोर्सेस की जो पेशा वाराना सलाहियत है, उसके साथ साथ जो हमारी एयर फोर्स ने खास तौर पर जिस तरह के जो कारनामे अंजाम दिए, तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें अपनी जो देखिए कश्मीर के मसले को भी हमें परस्यू करना है, लेकिन हमारी बैटल जो है ना वो पॉलिटिकल हो, सियासी हो, हम के लिए। और बताना चाहिए, देखिए ये फिर एक माइंडसेट वॉर हिस्टेरिया का, ये यजीदियत वाला वहशत और बर्बरियत, ये जो मतलब अपने सेवा को सुझाई ना दे, ये माइंडसेट फिर भारत में आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया को समझाना कि देखें, हम तो उनके पड़ोस में हैं। बांग्लादेश में इतने सालों से हसीना वाजिद को बिठा के रखा था, वो बांग्लादेश के मजलूम अवाम ने भी मुंह पे उठा के मार दिया। फिर कनाडा के साथ जो कुछ मतलब इन्हें तो इनकी तो कोई हद ही नहीं है ना। तो पूरी दुनिया को ये कन्विंस करना है हमें बेहतरीन सिफारतकारी के साथ, उसमें समंदर पार पाकिस्तान को खास तौर पर इस्तेमाल करना है। वो हमारा सबसे बड़ा असासा है, उन्हें साथ लेकर चलना है। और ये जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अच्छे से एक नैरेटिव बन रहा था ना, ये कामयाबी तो हमें कई मैदानों में हुई है ना। आज उसका बुद्ध भी पाश हो गया ना। वो जो इतने सालों से जो लोगों ने डोमेस्टिकली भी अभी भी वो बाज नहीं आ रहे थे और इसी किस्म की
बातें सोशल मीडिया पर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बड़ा आड़े हाथों लिया है। अब देखिए कौम को मौका मिला इस यकजहती से, कौमी हमांगी से, और लोगों में जोश जज्बा है, उसको हमें सही चैनलाइज करना है सफारतकारी के जरिए। तालीम और सेहत के शोबे हों, IT के शोबे हों, कोई भी हुनरमंदी यानी हुनर सिखाने के शोबे, हमें इन सारे शोबों में अब सरमायाकारी करके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक करके। सही। फारूक सत्तार साहब बेहद शुक्रिया आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, भारत हमेशा बड़े गुरूर में रहा है और इस वक्त जो मौजूदा गुरूर भारत का, ब्राह्मोस मिसाइल्स का गुरूर, राफेल का गुरूर, S-400 सिस्टम का गुरूर, और ये तमाम गुरूर भारत के हमने खाक में मिला दिए हैं। अब नरेंद्र मोदी की सियासत में क्या रह गया है? मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सवाल करेंगे कि अब भारत में नरेंद्र मोदी का फ्यूचर क्या होगा।